अयोध्या केस का जजमेंट पूरे 1045 पन्ने और आधार वाला तो उससे भी लंबा 1448 पन्ने। कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि कोर्ट के जजमेंट्स इतने इतने लंबे और कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अक्सर ये शब्द सुनते हैं ना हम, जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री, लगता है सब एक ही जैसा है, पर ऐसा है नहीं। तो आखिर इनमें फर्क क्या है और अदालती फैसले इतने कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं मुश्किल लगने वाले कानूनी शब्दों का मतलब बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि अगली बार जब ये शब्द सामने आए तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, इन कानूनी शब्दों को समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए एक एनालॉजी लेते हैं, एक उदाहरण। जरा सोचिए कि कोर्ट की पूरी प्रक्रिया एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाने जैसी है। सुनने में अजीब लग रहा है, पर यकीन मानिए ये एक छोटी सी तुलना इन सारे मुश्किल शब्दों को एकदम से आसान बना देगी। तो देखिए ये कैसे काम करता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ टेस्ट लिखने से पहले बीच बीच में कुछ निर्देश देते हैं, है ना? जैसे कि अच्छा ये एक्सरे करवा लीजिए या एक ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट की भाषा में ये छोटे छोटे निर्देश ही ऑर्डर्स हैं। फिर सारे टेस्ट रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर एक पूरा डायग्नोसिस तैयार करते हैं, जिसमें वो विस्तार से बताते हैं कि बीमारी क्या है और क्यों हुई। ये जो क्यों का जवाब है, यही है जजमेंट। और आखिर में डॉक्टर एक फाइनल पर्चा यानी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जिस पर दवाइयां लिखी होती हैं, यानी वो आखिरी फैसला जिस पर अमल करना है। बस यही है डिग्री। तो चलिए सबसे पहले उस डॉक्टर वाली एनालॉजी के डायग्नोसिस को पकड़ते हैं, यानी जजमेंट को। जजमेंट किसी भी केस का कह सकते हैं दिल होता है। ये वो हिस्सा है जो बताता है कि जज आखिर अपने फैसले पर पहुंचे तो पहुंचे क्यों। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा केस देखते हैं। मान लीजिए एक मकान मालिक हैं ए और उनके किराएदार हैं बी। ए ने बी पर केस फाइल कर दिया कि भाई ये किराया नहीं दे रहे। अब कोर्ट में क्या होगा? पहले तो केस दायर हुआ, फिर कुछ महीनों बाद कोर्ट ने मुख्य मुद्दे तय किए कि भाई फैसला किन किन सवालों पर करना है। फिर दोनों पार्टियों यानी ए और बी ने अपने अपने सबूत और गवाह पेश किए, और इस सारी प्रक्रिया के बाद आखिर में जज साहब ने अपना फाइनल जजमेंट लिखा। अब कानून के हिसाब से एक जजमेंट के अंदर 4 चीजें होना बहुत जरूरी हैं। पहला, केस की एक छोटी सी समरी। दूसरा, वो सारे सवाल या मुद्दे जिन पर कोर्ट को फैसला सुनाना है। तीसरा, हर एक सवाल पर कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या है। और चौथा और सबसे जरूरी हिस्सा, उस फैसले के पीछे के डिटेल्ड कारण यानी रीजनिंग। और हाँ, यही कारण वाला हिस्सा है जिसकी वजह से जजमेंट्स इतने लंबे हो जाते हैं, कभी कभी तो हजारों पन्नों के। तो अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी को देखें तो उसके हिसाब से जजमेंट का मतलब है जज का वो बयान जो उनके फैसले का आधार बनता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि नतीजा क्या है, बल्कि ये विस्तार से समझाता है कि ये नतीजा क्यों है। सारी दलीलें, सबूत, कानून, सब कुछ इसमें होता है। ठीक है, तो जजमेंट में क्यों का जवाब तो मिल गया, पूरी कहानी, पूरा तर्क समझ आ गया। लेकिन अब आगे क्या? अब आता है वो हिस्सा जिसका दोनों पार्टियों को बेसब्री से इंतजार होता है, यानी कि फाइनल रिजल्ट, वो नतीजा जिसे लागू किया जा सकता है। और यहीं पर जजमेंट और डिक्री का सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। जजमेंट आपको पूरी कहानी सुनाता है, फैसले के पीछे का क्यों बताता है, जबकि डिक्री सीधा मुद्दे पर आती है। वो सिर्फ ये बताती है कि फाइनल नतीजा क्या है, एकदम टू द पॉइंट। तो कानूनी भाषा में कहें तो डिक्री अदालत के फैसले की वो फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो केस की पार्टियों के अधिकारों को आखिरी तौर पर तय कर देती है। मतलब अब यह फाइनल है, अब पता चल गया कि किसको क्या मिलेगा या किसको क्या करना है। ये कोर्ट का अंतिम शब्द होता है। एक डिक्री को इतना पावरफुल क्या बनाता है? पहली बात, ये एक फॉर्मल और फाइनल फैसला है। दूसरी, ये पार्टियों के मूल अधिकारों को तय करता है, जैसे कि प्रॉपर्टी किसकी होगी या किसे कितना पैसा देना है। सबसे अहम बात, ये कोर्ट द्वारा लागू करवाया जा सकता है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। और हाँ, अगर इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है तो इसके खिलाफ अपील भी की जा सकती है। तो हमने जजमेंट यानी क्यों को समझ लिया और डिक्री यानी क्या को भी। लेकिन कोई भी केस रातों रात तो खत्म नहीं होता है ना, महीनों बल्कि सालों लग जाते हैं। तो इस पूरे लंबे सफर के दौरान क्या होता है? यहीं पर तस्वीर में आते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स असल में कोर्ट के वो छोटे छोटे प्रोसीजरल निर्देश होते हैं जो केस की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। ये केस का फाइनल नतीजा तय नहीं करते, लेकिन प्रक्रिया को चलाते रहते हैं। जैसे सुनवाई की अगली तारीख तय करना,
या किसी पार्टी को कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की इजाज़त देना, या किसी गवाह को बुलाने का निर्देश देना। एक ही केस में ऐसे सैकड़ों ऑर्डर्स पास हो सकते हैं। और कानून में ऑर्डर की परिभाषा तो और भी मजेदार है। सीपीसी कहता है कि ऑर्डर सिविल कोड का हर वो फॉर्मल फैसला है जो डिक्री नहीं है। मतलब इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि ये क्या नहीं है। जो डिक्री नहीं वो ऑर्डर है, सिंपल। और इसी से एक बहुत ही जरूरी लाइन निकल कर आती है जो कानून की किताबों में अक्सर मिलती है। हर डिक्री एक ऑर्डर होती है, लेकिन हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि डिक्री भी तो आखिर में कोर्ट का एक फॉर्मल डिसीजन ही है, तो टेक्निकली वो एक तरह का ऑर्डर ही है, बस एक बहुत खास फाइनल वाला ऑर्डर। पर केस के दौरान पास होने वाले बाकी सारे छोटे मोटे ऑर्डर्स वो डिक्री के लेवल तक नहीं पहुंचते। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसे एक साथ रख के देखते हैं, एक फाइनल क्विक समरी, ताकि ये तीनों शब्द दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएं। तो ये रही पूरी कहानी एक नज़र में। जजमेंट ये बताता है क्यों, यानी फैसले के पीछे की पूरी रीजनिंग। डिक्री ये बताती है क्या, यानी पार्टियों के फाइनल अधिकार क्या हैं, नतीजा क्या है। और ऑर्डर ये बताता है कैसे, यानी केस की पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। क्यों, क्या और कैसे, बस इतना ही है। तो अब जब ये पूरी प्रक्रिया और इन शब्दों का मतलब साफ है, तो शायद अगली बार कोई 1000 पन्नों का जजमेंट देखेगा तो घबराएगा नहीं। अब ये समझना आसान है कि वो इतना लंबा क्यों है। जब ये पता हो कि जजमेंट एक कहानी है, ऑर्डर उसके चैप्टर के बीच के मोड़ हैं और डिक्री उसका क्लाइमैक्स है, तो ये कानूनी दस्तावेज एक उलझी पहेली नहीं बल्कि जानकारी का एक जरिया लगने लगते हैं।